Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about causes of Alzheimer's disease. In previous lecture, we discussed about introduction and sign and symptom of Alzheimer's. So we will revise the definition of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a progressive neurological disorder that causes the brain to shrink and brain cells to die. जो अल्जाइमर डिजीज है वो एक ऐसी प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है और उसकी ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia, a continuous decline in thinking, behavioral, and social skills that affect a person's ability to function independently. अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन कारण है और डिमेंशिया किसी भी व्यक्ति की थिंकिंग यानी उसकी सोचने की शक्ति, उसके व्यवहार और उसके सोशल स्किल्स में लगातार होने वाले ह्रास को कहा जाता है. और जो कंटिन्यूअस डिक्लाइन व्यक्ति की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, उसकी डे टू डे लाइफ के कार्यों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. पर्सन दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है अपने हर एक काम के लिए. Alzheimer's disease is diagnosed with the help of mental state examination and test, neurological test and blood test. तो अल्जाइमर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए जनरली 3 तरह के टेस्ट का यूज किया जाता है. इन तीनों टेस्ट को मिलाकर यूज किया जाता है, यानी किसी भी पर्सन की जब भी अल्जाइमर डिजीज की जांच करनी होती है तो उस व्यक्ति का मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन या मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट किए जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएससी के नाम से भी जाना जाता है. उसके न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं उसके ब्रेन की डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसके ब्लड में एबनॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए. अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज की, कि अल्जाइमर्स डिजीज होने के पीछे कारण क्या रहते हैं. The exact causes of Alzheimer's disease are not fully understood, but at a basic level, brain proteins fail to function normally, which disrupt the work of brain cells and neuron and triggers a series of toxic events. तो अभी तक अल्जाइमर डिजीज का एग्जैक्ट कारण पता नहीं लग पाया है साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को. बट अगर एक बेसिक लेवल की बात करते हैं हम, तो किसी भी अल्जाइमर के पेशेंट में जनरली ये देखा जाता है कि उसके ब्रेन में कुछ एक प्रोटीन जमा हो जाते हैं और वो प्रोटीन जमा होकर उसके ब्रेन की फंक्शनिंग को एबनॉर्मल कर देते हैं, उसके ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को एबनॉर्मल कर देते हैं, उसके ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और वो प्रोटीन उसके ब्रेन में जमा होकर टॉक्सिन्स बनाते हैं जो कि उसके ब्रेन की ओवरऑल फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं. न्यूरॉन्स आर डैमेज्ड, लूज कनेक्शन टू ईच अदर एंड इवेंचुअली डाई. तो व्यक्ति के ब्रेन में ये प्रोटीन जमा होने की वजह से उसके न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल डैमेज होने लग जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है उनका और धीरे धीरे उसके ब्रेन के न्यूरॉन और ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में अल्जाइमर्स के सिम्टम्स शो होने लगते हैं. पीपल ऑफ 85 years and older age group has the highest rate of Alzheimer cases reported. Average time from the onset of symptom to death is about 8 years in Alzheimer's patient. तो नॉर्मली जब केसेस की हम बात करते हैं तो 85 इयर्स और 85 इयर्स से ज्यादा एज के लोगों में हाईएस्ट रेट देखी जाती है अल्जाइमर केसेस होने की. और अगर हम बात करते हैं कि एक अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति कितने सालों तक एक एवरेज ईयर तक जिंदा रह सकता है अल्जाइमर होने के बाद, तो नॉर्मली केसेस में ये देखा गया है कि एवरेज टाइम जो है सिम्टम दिखाई देने का और डेथ होने का वो 8 इयर्स रहता है, यानी जनरली सिम्टम शो होने से लेकर 8 साल तक व्यक्ति सरवाइव कर सकता है अल्जाइमर डिजीज में. और ये टाइम कम ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ ओनली एवरेज टाइम की बात हो रही है.
Scientists believe that for most people, Alzheimer's disease is caused by a combination of genetic, lifestyle, and environmental factors that affect the brain over time. तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ज्यादातर लोगों में अल्जाइमर डिजीज का कारण जेनेटिक, लाइफस्टाइल और पर्यावरण के फैक्टर का कॉम्बिनेशन रहता है जो कि उसके मस्तिष्क को लंबे समय तक इफेक्ट करता है. Less than 1% of the time, Alzheimer is caused by specific genetic changes that virtually guarantee a person will develop the disease. और 1% से कम लोगों में चांस रहता है कि अल्जाइमर जो है वो किसी एक विशेष जेनेटिक चेंज की वजह से व्यक्ति को हो सकता है. और वो जेनेटिक चेंज होने का मतलब है कि व्यक्ति में गारंटेड अल्जाइमर डिजीज डेवलप होगा ही होगा अगर वो स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज व्यक्ति में हो जाता है. दीज रेयर अकरेंस यूजुअली रिजल्ट इन डिजीज ऑनसेट इन मिडिल एज. तो अगर किसी व्यक्ति में विशेष तरह का जेनेटिक चेंज हो गया है तो उसकी वजह से कई बार मिडिल एज में भी यानी कि 65 इयर्स से पहले भी व्यक्ति में अल्जाइमर डिजीज देखने को मिल सकता है. The damage most often starts in the region of the brain that control memory, but the process begins years before the first symptom. तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि सिम्टम किस तरीके से दिखाई देने लगते हैं हमें, तो जो डैमेज है वो सबसे पहले हमें दिखाई देता है मेमोरी लॉस के रूप में. यानी व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बातों को भूलने लग जाता है, अपनी डेली लाइफ की रूटीन की चीजों को भूलने लग जाता है. तो इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज हो गया है. लेकिन उनकी ब्रेन सेल के डेड होने की प्रक्रिया जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है. सिम्टम हमें काफी बाद में दिखाई देने स्टार्ट होते हैं. The loss of neurons spread in a somewhat predictable pattern to other regions of the brain. By the late stage of the disease, the brain had shrunk significantly. तो व्यक्ति के ब्रेन में न्यूरॉन का जो लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक जगह से स्टार्ट होकर धीरे धीरे ब्रेन के बाकी पार्ट्स में भी फैलता जाता है. और जब ब्रेन के कई सारे पार्ट्स इफेक्टेड हो जाते हैं उससे, तो हमें कई तरह के सिम्टम व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं. मेमोरी लॉस के साथ और दूसरे सिम्टम भी शो होने लगते हैं व्यक्ति में. और अगर इस डिजीज की लेट स्टेज की हम बात करते हैं तो लेट स्टेज तक आते आते व्यक्ति का ब्रेन काफी ज्यादा श्रंक हो चुका होता है और उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं या सेल काफी ज्यादा संख्या में डेड हो चुकी होती हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है. Researchers trying to understand the cause of Alzheimer's disease are focused on the role of two proteins. तो जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं मेडिकल साइंस में, उन रिसर्चेस में ये समझने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने और मेडिकल साइंस में काम करने वाले जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं उन्होंने कि अल्जाइमर डिजीज होने में मेनली दो तरह के प्रोटीन का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है. उनकी हम बात करेंगे कौन से होते हैं. First है plaques. Beta amyloid is a fragment of a larger protein. When these fragments cluster together, they appear to have a toxic effect on neurons and to disrupt cell-to-cell communication. तो यहाँ प्लेक्यूज की बात हो रही है कि ब्रेन में प्लेक्यूज बन जाते हैं. वो प्लेक्यूज बनते किस चीज के हैं? तो बीटा एमिलॉइड नाम का एक प्रोटीन होता है. बीटा एमिलॉइड जो है वो लार्जर प्रोटीन का एक छोटा रूप है. यानी प्रोटीन को जब टुकड़ों में बांटा जाता है तो बीटा एमिलॉइड निकल कर आता है. तो बीटा एमिलॉइड जो है वो मिलकर कुछ क्लस्टर बना लेता है ब्रेन में, मिलकर प्लेक्यूज बना लेता है ब्रेन में, जो कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर काफी ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं और ब्रेन की कोशिकाओं के आपस में कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं. ब्रेन की सेल्स के कम्युनिकेशन को वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं. These cluster form large deposit called amyloid plaques, which also include other cellular debris.
तो ये जो क्लस्टर बनते हैं बीटा एमिलॉइड आपस में जुड़कर काफी ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको कि एमिलॉइड प्लेक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरे सेलुलर डेब्रीज को भी इंक्लूड करते हैं ब्रेन में। तो मेनली आपको याद रखना है कि बीटा एमिलॉइड के प्लेक्यूल्स ब्रेन में बनने की वजह से व्यक्ति को अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है, एंड बीटा एमिलॉइड इज अ प्रोटीन। सेकंड जो है वो यहाँ बात हो रही है टेंगल्स की। तो टेंगल्स जो है वो टाउ प्रोटीन से बनते हैं। टाउ प्रोटीन्स प्ले पार्ट इन अ न्यूरॉन्स इंटरनल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी न्यूट्रिशन एंड अदर इसेंशियल मटेरियल। टाउ प्रोटीन हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाउ प्रोटीन जो है वो हमारे न्यूरॉन्स को इंटरनल सपोर्ट देते हैं, और न्यूरॉन्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। न्यूरॉन्स तक जो है न्यूट्रिशन और दूसरे जो भी जरूरी मटेरियल होते हैं वो लेकर जाते हैं। इन अल्जाइमर डिजीज टाउ प्रोटीन्स चेंज शेप एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। तो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, ये टाउ प्रोटीन जो है अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और खुद को एक अलग तरह के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक दूसरे में गुथ के ये अलग तरह का स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, जिसको न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स के नाम से जाना जाता है, या टेंगल्स आप याद रख सकते हैं, टेंगल्स के नाम से जाना जाता है। द टेंगल्स डिस्टर्ब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड आर टॉक्सिक टू सेल्स। तो जब टेंगल्स बन जाते हैं, आपस में गुथकर टाउ प्रोटीन अलग स्ट्रक्चर बना लेता है, और वो स्ट्रक्चर क्या करता है, न्यूरॉन्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और सेल्स में जाकर टॉक्सिन्स का काम करता है, और जिसकी वजह से सेल्स डेड होने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो मेनली दो प्रोटीन यहाँ बताए गए हैं, बीटा एमिलॉइड एंड टाउ प्रोटीन। ये दो तरह के प्रोटीन अल्जाइमर्स डिजीज होने का मेन कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन से रिस्क फैक्टर रहते हैं जो कारण बनते हैं अल्जाइमर्स डिजीज का? फर्स्ट है एज। इंक्रीजिंग एज इज द ग्रेटेस्ट नोन रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग, बट as you grow older, the likelihood of developing Alzheimer disease increases. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ अल्जाइमर डिजीज होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। अल्जाइमर्स एक नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा बढ़ता चला जाता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज होगा। ये डिपेंड करता है कि जेनेटिक्स पर, एनवायरनमेंट पर, एंड आपके ब्रेन फंक्शनिंग पर। Second risk factor है family history and genetics. Your risk of developing Alzheimer is somewhat higher if a first degree relative, your parent or sibling, has the disease. तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके माता पिता या आपके भाई बहन में से किसी को अल्जाइमर डिजीज रहा है, तो फिर व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। Most genetic mechanism of Alzheimer among families remain largely unexplained, and the genetic factors are likely complex. तो नॉर्मली अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें जेनेटिक मैकेनिज्म अभी तक अनएक्सप्लेन्ड ही रहा है, यानी उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है अल्जाइमर डिजीज में। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है अल्जाइमर डिजीज की, तो उस व्यक्ति को ज्यादा खतरा रहता है अल्जाइमर्स होने का। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। मेनी पीपल विद डाउन सिंड्रोम डेवलप अल्जाइमर्स डिजीज. This is likely related to having 3 copies of chromosome 21 and subsequently 3 copies of the gene for the protein that lead to the creation of beta amyloid. तो नॉर्मली जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम होता है उन लोगों में भी अल्जाइमर डिजीज ज्यादा देखा गया है। तो इसको जो रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं वो इस तरीके से रिलेट करके देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि डाउन सिंड्रोम में जैसे क्रोमोसोम 21 पर क्रोमोसोम्स की 3 कॉपीज होती हैं, ठीक उसी तरह से
ठीक उसी तरीके से जो है वो उस व्यक्ति की जीन्स में बीटा एमिलोइड प्रोटीन की भी 3 कॉपीज होती हैं साथ में। तो ये माना गया है। Signs and symptoms of Alzheimer's tend to appear 10 to 20 years earlier in people with Down syndrome than they do for the general population. इसके अलावा ये भी नोट किया गया है कि जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम होता है और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज अगर होता है तो वो नॉर्मल एज से 10 से 20 साल पहले डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में शो होने लग जाता है। यानी नॉर्मल एज एक 65 ईयर है तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में वो 10 या 20 साल पहले अल्जाइमर डिजीज हो सकता है व्यक्ति को। नेक्स्ट है सेक्स। There appear to be little difference in risk between men and women, but overall there are more women with the disease because they generally live longer than men. तो यहाँ जनरली बात हो रही है कि मैन और विमेन में अगर रिस्क की बात करें तो विमेन में ज्यादा रिस्क रहता है अल्जाइमर्स डिजीज होने का, और इसका कारण स्टडीज में देखा गया है कि नॉर्मली जो फीमेल हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी लाइफ जीती हैं। तो इसका भी एक रीजन रहता है कि फीमेल्स में अल्जाइमर्स डिजीज ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। Mild cognitive impairment or MCI is a decline in memory or other thinking skills that is greater than normal for a person's age. But the decline doesn't prevent a person from functioning in social or work environment. तो अगर किसी व्यक्ति में माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है, अगर उसकी मेमोरी में डिक्लाइन हो रहा है कोग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से, या उसकी थिंकिंग एबिलिटीज में, थिंकिंग स्किल्स में डिक्लाइन हो रहा है, थिंकिंग स्किल उसकी कम हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अल्जाइमर्स डिजीज का रिस्क हो सकता है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ज्यादा चांसेस रहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज होने के। नेक्स्ट है हेड ट्रॉमा। पीपल हु हैव हैड अ सीवियर हेड ट्रॉमा have a greater risk of Alzheimer's disease. Several large studies found that in people aged 50 years or older who had a traumatic brain injury, the risk of dementia and Alzheimer's disease increased. तो जिन लोगों को सीवियर हेड ट्रोमा हुआ रहता है उनको भी ज्यादा रिस्क रहता है अल्जाइमर डिजीज होने का। बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि 50 साल या 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में अगर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, जिसको टीबीआई कहा जाता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति में डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया मींस मेमोरी लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। द रिस्क इंक्रीजेस इन पीपल विद मोर सीवियर एंड मल्टीपल टीपीआईज। तो अगर व्यक्ति को मल्टीपल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है तो रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। Some studies indicate that the risk may be greatest within the first 6 months to 2 years after the TBI. कुछ एक स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होने के 6 महीने यानी पहले 6 मंथ से लेकर 2 साल के अंदर अंदर अल्जाइमर्स डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। स्टडीज इन एनिमल्स हैव इंडिकेट दैट एयर पोल्यूशन particulates can speed degeneration of the nervous system. कुछ एक स्टडीज हुई हैं जिनमें कि ये देखा गया है, ये स्टडीज जो है वो एनिमल्स पर की गई और ये पाया गया कि एयर पोल्यूशन पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की डीजनरेशन को ज्यादा तेज कर देते हैं। यानी अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा है और उस जगह पर हम रह रहे हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम का डीजनरेशन तेज गति से होता है। And human studies have found that air pollution exposure, particularly from traffic exhaust and burning wood, is associated with greater dementia risk. और ह्यूमन स्टडीज में ये पाया गया कि एयर पोल्यूशन एक्सपोजर में अगर हम रहते हैं, मेनली ट्रैफिक से हुआ एयर पोल्यूशन या फिर लकड़ियां जलाने से हुआ एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से हमें डिमेंशिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। Drinking large amount of alcohol has long been known to cause brain changes.
several large studies and reviews found that alcohol use disorders were linked to an increased risk of dementia, particularly early onset dementia. ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने की वजह से या शराब पीने की वजह से भी ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं और बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है या कोई व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहलिक रहा है, तो उस व्यक्ति को डिमेंशिया होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है पुअर स्लीप पैटर्न्स। Research had shown that poor sleep patterns, such as difficulty falling asleep or staying asleep, are associated with an increased risk of Alzheimer disease. रिसर्च में पाया गया कि जो पुअर स्लीप पैटर्न्स हैं या पुअर स्लीप हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल व्यक्ति को नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या व्यक्ति को नींद आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, तो ये सब स्लीप प्रॉब्लम्स या स्लीप पैटर्न्स व्यक्ति में अल्जाइमर डिजीज का खतरा बढ़ा देते हैं। लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ। Research has shown that the same risk factor associated with heart disease may also increase the risk of Alzheimer disease. These include lack of exercise and obesity. तो व्यक्ति की लाइफस्टाइल किस तरीके की है और उसका उसकी हार्ट की कंडीशन या हार्ट की हेल्थ कैसी है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है व्यक्ति के ऊपर। रिसर्च ये बताते हैं कि कुछ एक रिस्क फैक्टर जो है वो हार्ट डिजीज से भी एसोसिएटेड हैं, जो कि अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा बढ़ा देते हैं। और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो जिन लोगों की लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज की कमी रहती है या ओबेसिटी ज्यादा होती है, उन लोगों को अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। यहाँ कुछ एक और लाइफस्टाइल दिए हुए हैं कि किस तरह की लाइफस्टाइल से अल्जाइमर्स होने का खतरा ज्यादा रहता है। स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। अगर स्मोकिंग हो रही है या आपके फैमिली में कोई चेन स्मोकर है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर अगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, यानी इनको व्यक्ति चेंज कर सकता है, व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकता है। Therefore, changing lifestyle habit can do some degree after your risk. For example, regular exercise and a healthy low-fat diet rich in fruits and vegetables are associated with a decreased risk of developing Alzheimer disease. तो व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपनी हैबिट्स में चेंज करके काफी हद तक अल्जाइमर होने के खतरे को कम कर सकता है। अगर व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट ले, लो फैट डाइट ले, न्यूट्रिशन रिच डाइट ले, तो व्यक्ति अल्जाइमर्स डिजीज होने के खतरे को काफी ज्यादा कम कर सकता है। Lifelong learning and social engagement. Studies have found an association between lifelong involvement in mentally and socially stimulating activities and a reduced risk of Alzheimer disease. Low education level. Less than a high school education appear to be a risk factor for Alzheimer disease. तो यहाँ पर स्टडीज ये बताती हैं कि अगर व्यक्ति का लाइफ लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेंटली और सोशली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में ज्यादा रहता है, यानी व्यक्ति अगर इस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज रहता है जहां उसको अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करना पड़ रहा है, जहां व्यक्ति को अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज या संज्ञानात्मक एबिलिटीज का यूज करना पड़ रहा है, अपने ब्रेन का यूज करना पड़ रहा है, जहां सोशल एंगेजमेंट ज्यादा है, ग्रुप एक्टिविटीज ज्यादा है, तो इन सब चीजों में ज्यादा एंगेज रहता है, तो व्यक्ति को अल्जाइमर्स होने का खतरा काफी ज्यादा कम होता है। और व्यक्ति अगर मेंटल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, सोशल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो उसको खतरा उतना ही ज्यादा रहता है। वहीं एक यहाँ रिस्क फैक्टर बताया गया है लो एजुकेशन लेवल। तो यहाँ अगर पर्सन हाई स्कूल भी उसने कंप्लीट नहीं किया है, स्टडीज ये बताती हैं कि एजुकेशन लेवल जितना ज्यादा कम होगा वो भी कहीं ना कहीं अल्जाइमर का खतरा बनता है। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि एजुकेशन जितनी कम होगी या इलिटरेट होगा कोई पर्सन, तो उसको जो है पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से मुझे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है, किस तरीके से मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है।
तो वो सब चीज़ें उसको नहीं पता लग पाएँगी, उसका सर्कल भी कहीं न कहीं वैसा ही होगा। इसके अलावा मास मीडिया इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज़ के थ्रू वो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के या फिर अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के रिस्क को कम करने के जितने भी सोर्सेज़ हैं, उनके बारे में पता नहीं कर पाएगा। तो वहाँ इस वजह से रिस्क कहीं न कहीं ज़्यादा रहता है व्यक्ति में। एंड हियर आर द रेफरेंसेस फॉर द लेक्चर। You can read from these links. So this lecture is complete. Thank you.